अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोज़ 7 के साथ हाजिर है साइमा सुखेरा। इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप तमाम लोग अपने घरों में बहिफाजत होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर मूनसून की शदीद बारिशों की जद में है, जहां बारिश रहमत भी है और आजमाइश भी। NDMA ने 24 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों, फ्लैश फ्लड्स और दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने का अलर्ट जारी किया है। गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और शमाल मशरकी बलूचिस्तान मुतासर हो सकते हैं, जबकि दरियाए चिनाब, जेलम, रावी और सतलुज में भी पानी बढ़ने का खदशा है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों और फ्लैश फ्लड से जानी और माली नुकसान भी हुआ है। मुतअद्दिद अफराद जाँ भाग और ज़ख्मी हुए, जबकि घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुँचा। रेस्क्यू इदारे और इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि चूँकि मानसून का सीज़न है तो जो है अब क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए और ये मानसून का सीज़न पाकिस्तान और इस खित्ते में कैसा रहने वाला है। हमें ज्वाइन किया है मुनीर साहब ने और मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर साहब, ये बताइएगा कि हर दफ़ा आप, चूँकि ऑब्वियसली हम लोग इन्वायरमेंटल चेंज में हैं, ग्लोबल वार्मिंग्स भी आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू जो है इन्वायरमेंट, ये मानसून पाकिस्तान में आप कैसा देखते हैं? देखें, जिस तरह की प्रेडिक्शंस हैं और जिस तरह का हमारा पैटर्न एक चल रहा है पिछले सालों से, यकीनन ये मानसून जो है ये भी हमारे लिए वबाल जान बनेगा। और ये तो बहुत सालों से बात हो रही है। मेरा ख्याल है कि अब तो शायद 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं हमें इसी चीज़ के ऊपर बात करते हुए कि जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है उसकी वजह से बारिशें भी ज़्यादा होनी हैं, सैलाब ज़्यादा आने हैं। ये सारे मसाइल तो, और ये है कि कुछ वक्त के लिए हमें कहत साली कह लें, पानी की कमी और उसका भी मसला रहना है। ये तो बहुत सालों से हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है या बदकिस्मती ऐसी है कि हम अभी तक कोई वाज़े लाहा अमल जो है जो पायदार हो वो हम अभी तक नहीं ला सके। और उसकी ज़ाहिर है कि जब वो हमारे पास एक पायदार लाहे अमल नहीं है तो ये मानसून भी यकीनन आम शहरियों के लिए, लोगों के लिए वबाल जान बनने वाला है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे पास मौजूद है। वो सिर्फ जब डिज़ास्टर आता है तब उसके लिए ज़ाहिर है कि वो अपना लाहे अमल इख्तियार करती है और उसके लिए सारी तगो-दो की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। नतीजा यही होता है कि हमारे बहुत सारी लोगों की जानें चली जाती हैं, फसलें तबाह होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है। और मैं साइमा बिल्कुल उसी तरह से देख रहा हूँ कि इस साल फिर हमें बहुत सारा शाखसाना जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही सही। मरियम, आपसे भी यही सवाल है कि जैसे कि मुनीर साहब ने कहा कि हर साल इसके ऊपर बात होती है, हर साल हम कब से देख रहे हैं कि जब भी ये जून जुलाई अगस्त का महीना आता है तो बारिशें होती हैं, फिर जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है और फिर सैलाब जो है वही सैलाब और सैलाब ज़दगान, ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है हमारे लिए कुछ नई नहीं है। तो ये वाला जो मानसून का है, आपको लगता है कि गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है और लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी, देखिए, हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो तरीका होता है वो रिएक्शनरी होता है बजाय इसके कि प्रिकॉशनरी हो। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि एल नीनो की कंडीशंस जो है वो डेवलप हो रही थी, जिसकी वजह से वर्स और सीवियर आपके वेदर पैटर्न्स होने थे और साल के एंड में मजीद स्ट्रॉन्ग होगा तो अगले साल मजीद आपके वर्स किस्म के होंगे। वार्निंग्स NDMA की तरफ से अपनी भी थी कि किस तरह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं वो होने के खतरात हैं, किस तरह से आपके रिवर एंड फ्लडिंग के खतरात हैं। और अर्बन फ्लडिंग तो बहरहाल ये क्लाइमेट चेंज इशू कम और गवर्नेंस रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो एक्सपेंड की हैं, जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, कवर जिस तरह से रिमूव करते हैं, सूएज का सिस्टम जिस तरह से प्रॉपर नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, बरसाती नालों की जो कमी है, हर शहर जो मेजर हमारा पाकिस्तान का है उसके जो अर्बन प्लानिंग है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है।
तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके इश्यूज को वर्स बनाते हैं। अब हम जो है वो एक ट्रेडिशनल किस्म का जो बिहेवियर होता है हमारे पॉलिसी मेकर्स का, पॉलिटिशियंस का, वो हमें देखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि 2025 का सैलाब जब आया था तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया था, जो हमारे क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, कि आप एक फील्ड विजिट करें जिसमें बताएं कि कौन से हॉट स्पॉट्स हैं। ऑल्दो रिसर्चेज मौजूद हैं ऑलरेडी कि कौन से हॉट स्पॉट्स थे, बहरहाल उन्होंने विजिट किया और कहा यह चाहता है कि एक रिपोर्ट सबमिट करवाई जाएगी। आई डोंट नो कि वो रिपोर्ट सबमिट हुई, उस पर क्या अमल हुआ, कभी उसकी इंफॉर्मेशन सामने आई नहीं। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो इलीगल तजावुज़ात हैं, उस वक्त दरियाए सवात का जो वाकया था उसकी बेस पे ये दिया गया था, तो उसको जो है वो डिसमेंटल करने के लिए जो है वो हुक्म दिया गया था। उस पर हमने ये देखा कि क्लाइमेट जस्टिस का जो इशू हमें देखने को मिला, इनजस्टिस में कहूंगी, उसमें जो आपकी गरीब आबादियां हैं उनको गिराया गया इलीगल तजावुज़ात पर, जो कि इलीगल तजावुज़ात थी। लेकिन जो रिच हाउसिंग सोसाइटीज हैं, चाहे वो बरसाती नालों के ऊपर भी हैं, वो अनटचेबल थी। तो इसी तरह आप ये देखें कि ये जो आपका इनइक्वालिटी का गैप क्लाइमेट चेंज और गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा है, इसका जो ब्लेम है वो ना तो रिच हाउसिंग सोसाइटीज में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका है, ना ही जो गरीब है उन्हें आबादियां बनाई उनका है, बल्कि ये जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो CDA है, RDA है, LDA है, KDA है, हर शहर में आपके हर प्रोविंस में है, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आपकी इजाजत देती हैं, NOCs देती हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन करनी है नहीं करनी। फिर आप देखें कि जो आपकी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक इशू ये भी है कि उसमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके जो गोल्स हैं, जो उसके प्लानिंग है 4 से 5 साल की, वो एक डायरेक्शन में जा रही होती है, और जो आपका क्लाइमेट चेंज है वो दूसरी डायरेक्शन में उसमें जा रहा होता है। यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट आपस में डिपार्टमेंट की जो प्लानिंग्स है वो हो रही होती है। क्लाइमेट चेंज को मेन स्ट्रीम नहीं किया जाता, इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता किसी भी डिपार्टमेंट में, तो इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। फिर ओवरलैपिंग रोल्स आपको नजर आते हैं, जैसा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया कि ये जो फ्लडिंग आने वाली है, जो कंडीशंस हमारी डेवलप हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी जिसको लीड करेगी प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, जो कि क्लाइमेट चेंज और वो प्लानिंग डेवलपमेंट वाले जो है वो लीड करेंगे। तो इसमें जो है फिर जो हमारी तैनाती थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी, इनकी जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में है, बहुत लेट हुई थी। तो जो नॉन सीरियसनेस है हमारी गवर्नमेंट की क्लाइमेट चेंज को लेके, फिर बजट आप देखें कि मजीद कट्स इस पर लगाए गए क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के जो इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके, तो जब आपको पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती तो आपको इसी किस्म के डिजास्टर्स जो है वो मजीद आप एक्सपेक्ट करेंगे। सन 2000 में मेरा बचपन चल रहा था, उस वक्त से मैं सुन रही थी कि सैलाब आ रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और मैं अब PhD कर रही हूँ तो मैं अभी भी सेम बातें सुन रही हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट सुनने को नहीं मिल रहा है। तो उसका मतलब ये 25-26 सालों में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिला। हाँ, NDMA की जो तैयारियां हैं कुछ उनमें, और जो उनकी अर्ली वार्निंग है उसमें कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट हो रही है। जो अर्ली वार्निंग आती है हमारी साइंटिफिकली वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है। ऑल्दो जो कोऑर्डिनेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और जो अर्ली वार्निंग कम्युनिकेट करने का तरीका है उसमें अभी तक आपका गैप हमें नज़र आता है, लेकिन साइंटिफिकली हमने कुछ हद तक इम्प्रूव किया है। लेकिन जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, मिसाल के तौर पर सैलाब आते हैं तो इमदाद होती है जिसमें आपकी मेडिसिनल एवरीथिंग, उसमें आपका हमें देखने को ये मिलता है कि वो फेडरल लेवल से या प्रोविंशियल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो जाती है, लेकिन करप्शन की वजह से जिन लोगों के ताल्लुकात होते हैं वो लोग, उनको एक्सेस होता है, वो माली जो भी इमदाद किसी भी फॉर्म में होती है उसका एक्सेस लोगों को होता है जो क्लाइमेट चेंज के विक्टिम्स होते हैं, फ्लडिंग के विक्टिम्स होते हैं, लेकिन जिनके ताल्लुकात नहीं होते उनको नहीं मिलता है। और मैंने फील्ड वर्क के दौरान ये एक्सपीरियंस भी किया था कि इवन जिन वाटर बॉटल्स के ऊपर या स्नैक्स के ऊपर लिखा हुआ है या मेडिसिन के ऊपर ये सैलाब ज़दगान के लिए है, डू नॉट सेल इट, वो आपको टक शॉप्स के ऊपर बेचते हुए नजर आते हैं लोग। डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी आपके गवर्नेंस के इश्यूज काफी ज्यादा हैं, गैप है, कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ हमने इम्प्रूव किया, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों में हमने इम्प्रूव अभी नहीं किया। मुनीर साहब ये बताइएगा, अगर ये वाला फ्लड, क्योंकि पिछली दफ़ा भी बहुत कहा यही जाता था कि जो पिछले साल का फ्लड है जो आया पाकिस्तान में वो बदतरीन था जो अब तक के इतने सालों में आया, और आगे भी जो हम इस साल एक्सपेक्ट करें ये उससे भी बुरा। तो हमने देखा कि पिछले साल भी, और इससे खाली ये नहीं होता कि लोगों का नुकसान होता है, इकोनॉमी के तौर पर बहुत पीछे चला जाता है मुल्क, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारी जो इकोनॉमी है बहुत
सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर रही है। आपको लगता है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आप अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना चाहें, अब बिल्कुल हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं या कुछ दवा का भी टाइम रह गया है? क्या फौरी इक़दाम गवर्नमेंट को करने चाहिए और लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखें, जिस तरह अभी मरियम शबीर ने काफ़ी तफसील के साथ आपको गवर्नेंस का जो इशू है उसके ऊपर बात की, उसके जो डिफरेंट एंगल्स हैं और पूरी तफसील के साथ उन्हें बताया। मसला सिर्फ हमारे यहाँ गवर्नेंस का है और उससे ज़्यादा जो मसला है गवर्नेंस हमारी क्यों ठीक नहीं हो पाती, उसके पीछे हमारी कुछ बदनीयतें और बदउनवानियाँ और करप्शन जैसे अभी जिक्र किया इन्होंने, उसका भी बहुत अमल दखल है। ये इसमें क्या कबाहत है, अब कई मुल्कों के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने सैलाबी पानी को इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं। वो पाकिस्तान के अंदर भी बासानी हो सकती हैं। मतलब ये इसमें क्या माने है कि हम कुछ ऐसी नहरें निकाल लें जो सहराई इलाकों को या बंजर ज़मीनों को आबाद कर सकें। इसमें क्या चीज़ माने है कि हम कोई बड़ी लेक्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बजाय हाउसिंग सोसाइटीज़ को वो ज़मीनें औने पौने दामों में देने के वहाँ पर हम अपनी लेक्स बनाएं और जो सैलाबी पानी आए वो उसके अंदर वो जमा हो जाए। इसमें क्या बात माने है कि हम कोई चेक डैम्स नहीं बना सकते या छोटे डैम्स नहीं बना सकते। देखिए, यहाँ पर एक दो ऐसी मिसालें भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी मौजूद हैं कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल ने अपनी ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल करते हुए सैलाबी पानी से डैम भी बनाया है। और इसी तरह से कई जगहों के ऊपर कम्युनिटीज़ ने अपने जो पुराने ज़माने में जो तालाब होते थे उनको रिवाइव किया है। तो अगर इसी पैटर्न को लेके हम आगे चलें और हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे और वो इसको लेके चले तो बहुत सारी जो पानी है वो उसको हम सैलाबी पानी को अपने लिए काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं और जो ज़ेरे ज़मीन जो है उसको भी रिचार्ज कर सकते हैं। और एक और जो अहम बात आपने एहतियाती तदाबीर की बात की, अब आप ये देख लें कि जहाँ से अब एक अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ जो दरियाओं में जो पानी भारत की तरफ से छोड़ा जाता है बदनीयती के ऊपर मबनी है, जिसको हम वाटर टेररिज्म की भी बात करते हैं, तो वो हमारे लिए एक अलग से मसला तो है। लेकिन हमारे यहाँ जो पिछले दिनों से पिछले चंद बरसों से जो एक पैटर्न नज़र आ रहा है सैलाब का, वो ये है कि ये पहाड़ी इलाकों से जनरेट होते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे गुलाब की भी बात की अभी मरियम शबीर ने, और इसके ऊपर कोई $50 मिलियन के करीब अभी तक हम सर्व कर चुके हैं। लेकिन गुलाब का फिनोमिना इतने $50 मिलियन लगने के बाद भी हमारा जो गुलाब का मसला है वो हल नहीं हो पाया। अब यहाँ पे हम इसको कुदरत की तरफ से सज़ा कहें या हमारी बदनीयती की सज़ा कहें या प्रैक्टिसेस की सज़ा है वो हमें मिल रही है। कुछ तो कहीं पे गड़बड़ तो है और वो हम सबको पता है कि कहाँ पे गड़बड़ है। इतना सारा पैसा लगने के बाद भी अगर चीज़ें मुस्बत सामने नहीं आती, एहतियाती तदाबीर में अब ये हो सकता है कि जैसे हमें, मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ माने नहीं है कि दरियाओं के इर्द गिर्द जो इतनी इंक्रोचमेंट्स हो चुकी हैं उसको रोक दिया जाए, या लोग जो हैं वो दरियाओं से थोड़ा फासले के ऊपर अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स बनाए, घर अपने या होटल्स वगैरह जो हैं उनको हटा दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें साइमा ऐसी हैं जिनका जो हम आसानी कर सकते हैं, लेकिन हम करते क्यों नहीं हैं? हम दरिया के अंदर घुसने की कोशिश क्यों करते हैं? जब आप दरिया के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। दरिया के सैलाबी पानी को आप कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते, तब आपको मसला होगा। तो मसला तो ये है, ठीक है, आपने खुद उसका हल तलाश करना है। सही। अच्छा मरियम साहबा, जाते जाते अभी बस हम एक ब्रेक की तरफ ही बढ़ना है, अज़ान मगरिब का वक्त भी हो जाता है। जाते जाते कुछ पॉइंट्स ऐसे अगर आप लोगों को बता सकें कि क्या एहतियाती तदाबीर, जस्ट क्विकली इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ रन डाउन, कि अगर प्रायोरिटाइज करना है तो। जी, इंडिविजुअल लेवल पर तो ये हो सकता है कि जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है वो अर्ली वार्निंग को पढ़े बगैर घर से ना निकलें। टूरिस्ट खासतौर पर
तो नहीं है, इसमें फंस जाते हैं। सेकेंडली, जो हमारे पास ज़्यादातर डेथ्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपके होती हैं जो हाउसेस कोलैप्स होते हैं फ्लडिंग के दौरान या बारिश के दौरान। 60 to 70% आपकी अमवात इसी वजह से होती हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर जाए कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने इन्वेस्ट करना है, इस पर कोई प्लानिंग हमने करनी है, इंजीनियर्स ऑन बोर्ड लें, तो ये जो 60 to 70% नुकसान है इसको हम हटा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मेरे ख्याल है वक्त की कमी है, तो बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपका। मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जाता है वक्फा अज़ान मगरिब। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोज़ एट 7 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज ये ख़ित्ता है जिसमें पाकिस्तान है, ये कैसे ख़ित्ता है और इसकी कहानी एक ऐसे ख़ित्ते की कहानी है जहां सफारतकारी, जंग, सलामती, मईशत और आलमी ताकतों के मफादात एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक जानिब ईरान के वज़ीर दाखिला जो हैं उनका पाकिस्तान का एक अहम दौरा, यादगार शहदा पर हाज़री, दोनों ममालिक के दरमियान ताबून के पैगाम, तो दूसरी जानिब खलीज में जंग के बादल मज़ीद गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। कुवैत, बहरीन और कतर की जानिब से ईरान पर सख्त सफारती रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जबकि ईरान का दावा है कि इसने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात, रडार निज़ाम और दीगर दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ अमरीका का कहना है कि इसकी कार्रवाइयों का मकसद ईरान की बहरी और अस्करी सलाहियतों को महदूद करना है। अगर हम शहरों के नाम लें तो बंदर अब्बास, बौशहर, कशम, चाबहार और शहराज से धमाकों और फ़ज़ाई दफ़ाई सरगर्मियों की इतलात इस कशीदा माहौल की शिद्दत को वाज़े कर रही हैं। इसी दौरान आबनाए हरमज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। ईरान की जानिब से इस अहम गुज़रगाह को बंद रखने के बयानात और ऑयल टैंकर्स पर हमलों के दावे ने आलमी तवानाई मंडी में बेचैनी पैदा कर दी है। तवानाई के माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर तेल की रसद मुतासर हुई तो इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, ईंधन की कीमतों और आलमी तजारत पर पड़ सकते हैं। नाज़रीन, अमरीका के खाम तेल और स्ट्रेटिजिक ज़खायर में मुसलसल कमी भी नई तशवीश को जन्म दे रही है। माहिरीन के मुताबिक ज़खायर कई दहाइयों की कम तरीन सतह के करीब पहुँच चुके हैं, जिससे ये सवाल मज़ीद अहम हो गया है कि अगर ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो आलमी तवानाई का निज़ाम किस हद तक दबाव बर्दाश्त कर सकेगा। और आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि क्या ईरान और अमरीका बराह रास्त बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ईरानी वज़ीर दाखिला के दौरे की सफारती अहमियत क्या है, और खलीजी ममालिक के सख्त मौक़िफ़ से इलाकाई इत्तेहाद किस समझ जाएंगे। क्या आबनाए हरमज़ की सूरत हाल दुनिया को एक नए माशी बहरान की तरफ जो है वो धकेल सकती है। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है AVM एजाज़ महमूद मलिक साहब ने, वाइस एडमिरल डॉक्टर अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रिजवान नसीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। जी AVM साहब, आपसे पहले भी यही सवाल था मेरा, ऑफ द स्क्रीन हम बात कर रहे थे, ये किस तरफ जा रही है ख़ित्ते की सूरत हाल? जी यकीनन साइमन तशवीशनाक सूरत हाल है कि जहां एक तरफ तो अमन की उम्मीद हो रही थी और बज़ाहिर चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है एक इश्तियाल अंगेज़ी शुरू हुई, और फिर हमने पिछले 8 से 10 रोज़ में देखा कि जो है दोबारा से जो है जंग का माहौल बन गया, और ईरान के अंदर बेशुमार टारगेट्स हिट हुए, तबाही हुई, और फिर ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के सिलसिले में हमसाया खलीजी ममालिक में मोस्टली अमेरिकन इंस्टॉलेशंस को और साइडलाइंस पे यकीनन उन मुल्कों के कुछ जो है एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये दोबारा से जंग के बादल जो हैं वो सिर्फ उमड़ नहीं आए, बल्कि बरस भी रहे हैं और गरज चमक भी हो रही है। लेकिन हमें ये देखना है कि ये ऐसा हुआ क्यों है, और उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात की तरफ आने के लिए दोनों अतराफ की आमादगी थी,
और पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, और फिर इस्लामाबाद डायलॉग और उसके फॉलोअप में हमने देखा कि एक बहुत अच्छा MOU बना। और वो MOU उसके 14 के 14 निकात इन एसेंस वो बहुत बड़ी एक ऑलिव ब्रांच थी जो ईरान को एक्सटेंड की गई। वो सारे ईरान सेंट्रिक पॉइंट्स थे, और ईरान अगर उसको अपने लिए एक अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझते हुए आगे चलता और एहतियात से काम लेता, तो ये पूरा सिस्टम जो एक प्रोग्रेस कर रहा था वो डीरेल ना होता। लेकिन पैरेलल में ये हुआ कि शहीद आयतुल्लाह के फ्यूनरल पे वहाँ पे एक्टिविटीज हुई। वो एक बड़ा प्रोलॉन्ग सेशन था, कई दिनों तक मुहित था। उसमें जब एक ओवरवेलमिंग अवामी रद्द-ए-अमल देखने में आया, तो वो उसी तरह का माहौल बन गया जिस तरह इनकलाब के शुरू के दिनों में था आयतुल्लाह खुमैनी के ज़माने में, कि वो मर्ग बर अमेरिका के नारे जिस तरह हम उस ज़माने में सुना करते थे, वो दोबारा वो शिद्दत आ गई। और उसके नतीजे में मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, कि जो ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट में या ईरानियन डिसीजन मेकिंग अपरेटस में जो हार्ड लाइनर्स हैं, उनको एक नई एनर्जी मिली और उन्होंने सिचुएशन को एरेटिकली जो है रीड किया। सही एक वाकया होता है, चार शिप गुजर रहे थे, उसमें एक तो कतर का भी था जो कि हालिया दिनों में बड़ा एक अहम जो है ना फैसिलिटेटर है ईरान के लिए। उन्होंने उनके शिप्स को बिला इश्तियाल जो है उन पे जो है उन्होंने फायरिंग कर दी। हालांकि वो चाहते तो कोई वार्निंग राउंड्स देते या कोई और दरमियाना रास्ता इख्तियार करके अपनी सॉवरेनिटी और कंट्रोल को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे। ठीक है, और फिर अमेरिका ने ये किया कि उन्होंने एक डिसप्रपोर्शनेट रिस्पांस दिया और उनको ये मौका मिला ईरान की जो है ना इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने का। और फिर सही, मैं बिल्कुल एवीएम साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। डॉक्टर अहमद सईद साहब, ये बताइएगा कि आप ईरान के जो वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी का जो दौरा है पाकिस्तान की, जो इस दौरे की क्या सिफारती अहमियत है, और क्या आपको लगता है कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान कोई सिक्योरिटी सरहदी ताउन जो है या इंसदाद दहशतगर्दी का कोई नए बाब का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि तवातर से दौरे हम देख रहे हैं कि ईरानी ऑफिशल्स के पाकिस्तान में हो रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम साइमा और तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप जो अभी विज़िट की बात की आपने, यकीनी तौर पे इस तरह के विज़िट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं और इनमें तेज़ी उसके बाद आई है जब से कि ये एस्केलेशन हुई है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर इंसिडेंट हुआ उसके बाद से। तो बैकएंड पे तो जाहिर बात है कि मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा देखने चाहिए कि अगर एस्केलेट किया तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इस वक्त अमेरिकन्स जो है उनके अदरवाइज तो तमाम ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव शायद उनका कि इनकी एयरफोर्स और नेवी को उन्होंने थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव वॉर उनका हो नहीं सका। तो अब एस्केलेशन करना मेरे ख्याल में सिर्फ इट इज़ जस्ट टू गेन सर्टन स्पेस के दोबारा डायलॉग को किसी एक सूरत में शुरू किया जाए, और उसी हवाले से अभी ये दोबारा जो बातचीत शुरू हुई है, इसके पीछे पीट हेग्सेथ का भी 3 दिन पहले एक बयान आया था कि वी आर ऑल्सो रेडी टू टॉक, और इसी तरीके से ईरान की तरफ से भी ये बयानात आए हैं कि हम जो है वो वॉर एंड पीस दोनों की तरह पैरेलल चलना चाहेंगे, अगर साथ साथ बातचीत भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्कंदर मोमनी साहब का जो विजिट है, और इसमें यकीनी तौर पे सही इनडायरेक्ट टॉक्स को दोबारा डालना बेहतर होगा। ये सही। रिजवान नसीर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान एक तरफ तो ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात रखता है, जबकि दूसरी तरफ खलीजी ममालिक से भी मजबूत रवाबित हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद इस नाजुक तवाज़ुन को किस तरह से बरकरार रख सकता है या रखेगा? साइमा, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का। देखें, बहुत अहम क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इस तवाज़ुन को कैसे बरकरार रखेगा।
आप ये देखें कि ईरान ने अब कुवैत को निशाना बनाया, उसके साथ साथ दीगर गल्फ स्टेट्स को भी निशाना बनाया, लेकिन एक डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मीडिया शायद उसे ओवरलुक कर गया, वो ये है कि कुवैत ने कोशिश की है कि सऊदी तर्ज का एक दफाई मुआहिदा पाकिस्तान के साथ कर लें। बिल्कुल और बिल्कुल। वो दफाई मुआहिदा वो होगा जैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डिफेंस एग्रीमेंट था, जिसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब को एक गारंटी जिससे होता है सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करता है, उस तरह का मुआहिदा। आप देखें पाकिस्तान मीडिएटर भी है और पाकिस्तान के हिस्से में बहुत सारी तारीफ आई, पाकिस्तान के हिस्से में बहुत सारा क्रेडिट आया कि ये जो सीज फायर हुआ, जो MOU साइन किया गया, उसमें पाकिस्तान की अनथक कोशिशें थी, पाकिस्तान की पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप का रोल था। अब मसला ये आता है कि अगर इस तरह का मुआहिदा, ठीक है हमने अभी नहीं किया, लेकिन ऑफर होता है तो मीडिएशन का रोल है वो अंडरमाइन होता है इस पूरे प्रोसेस में। और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम इस जंग का खत्म होना, और या फिर खत्म नहीं होती तो उसका सीज फायर पे दोबारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जंग एक्सपैंड कर गई है। अगर बाबुल मंदब बंद हो जाता है मुकम्मल तौर पे, जहां पे उन्होंने हूदी रेबल्स ने कोशिश की है कुछ चीजों को टारगेट करने की, तो आप ये देखें अभी तो दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई बंद हुई है, तो उसके बाद देखिएगा दुनिया की मेरा ख्याल है 60 से 70% सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी। उसके बाद जो रूट लिया जाएगा वो अफ्रीका की तरफ से लिया जाएगा, साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो एंशिएंट रूट है। तो दुनिया एक दोबारा से उस मसले में चली जाएगी। तो मेरा कहना यह है कि ये बैलेंसिंग एक्ट जो पाकिस्तान करता आ रहा है, और आपने जिक्र किया जो वजीर दाखिला आए हुए ईरान के, ये बिल्कुल इसमें दो चीजें हैं। एक तो उनका वो कंसर्न हो सकता है कि पाकिस्तान कुवैत की तरफ जो इशारा आया है उसको अभी ना करे, और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ जो मैसेज भेजा गया है दोबारा से मुश्तबा अली खामनेई जो नई लीडरशिप है ईरान की, में भी दोबारा से जो डोर्स ऑफ डिप्लोमेसी ओपन किए गए हैं उसमें यही होगा कि पाकिस्तान को दोबारा ले लेनी है। मैं समझता हूँ अमेरिका और ईरान दोनों चाह रहे हैं जंग रुक जाए, लेकिन कोई भी ये नहीं चाह रहा कि कोई ऐसा इंप्रेशन जाए कि दोनों साइडों में से एक साइड भी वीक अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यही जो रिसेंट विजिट है मैं तो उसे ऐसे देखता हूँ, एक कुवैत के पर्सपेक्टिव में, और दूसरा जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग हो रही है कंटेम्परेरी टाइम में उसके हवाले जी। सही। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि एक तो कुवैत, बहरीन और कतर की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ सख्त सफारती मौक़िफ़ इख्तियार जो उन्होंने किया है, उसके बाद खित्ते में क्या नई सफ़बंदियाँ जो हैं किस हद तक तब्दील हो सकती हैं? और अब ये कहा जा रहा है, पहले कह रहे थे कि जी अमेरिका कुछ मिसकैलकुलेशन कर गया है, अब कहा जा रहा है कि अब ईरान मिसकैलकुलेशन कर रहा है क्योंकि वो बहुत सख्त जो है वो तरीक़ाकार अपनाए हुए है। क्या समझते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम मौजूद पैनल को, नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है मेरे ख्याल मिस कैलकुलेशन का, नहीं ऐसे बात नहीं होता। मिस कैलकुलेशन बहुत सारी और ओवर कॉन्फिडेंस होना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। अगर अमेरिका ओवर कॉन्फिडेंट हुआ माजी के अंदर तो उसका खमियाजा उसने भुगत लिया। उसके बाद अगर आप ये कहें मौजूदा अभी सूरत हाल के अंदर ईरान एक कैलकुलेट कर रहा है। देखें, नोबडी इज वाइजर देन द विक्टिम। और जिस मुल्क ने 47 साल मुश्किलात में गुजारे हों और उनको ये सारा वक्त यही कैलकुलेट करते रहे होंगे कि एक दिन अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करेंगे, और जो कि उनका एक हकीकत के अंदर तब्दील हुआ। द वे जिस तरह से उन्होंने कंटेन किया, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। अब इसके अंदर दो बातें हो सकती हैं। पहले, इस जंग के पहले मरहले के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने खित्ते के ममालिक को साथ मिलाने की कोशिश की, साथ ही साथ उन्होंने वॉर थिएटर को एक्सपैंड किया, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वक्तन फवक्तन उनके एलाइज आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते चले गए। अब शायद ईरान ये चाहता है कि 2 स्टेट कॉन्फ्लिक्ट से इसको मल्टी स्टेट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर तब्दील कर दिया जाए, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि वो इतनी पेन कॉज करना चाहते हैं, इतनी तकलीफ इस खित्ते के अंदर देना चाहते हैं, जिससे एक ऐसा एहसास जन्म ले ले कि जनाब ठीक है, ये तकलीफ इतनी है कि अरब दुनिया हाथ जोड़ दे और अमेरिका को कहे कि जनाब आप अपने बेसिस को यहाँ से 9-2-11 करें, क्योंकि हम मजीद मुआशी नुकसान बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल
नहीं, नंबर 1। सही। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि आप देख लीजिए कि बाबुल मंदब है या कोई और, अभी तो सिर्फ अपने हुर्मुज का दुनिया को पता चला है। 8 अरब लोग दुनिया के अंदर ये जान चुके हैं कि हुर्मुज क्या बला है, और अभी बाबुल मंदब का उनको पता नहीं है। बाबुल मंदब का मतलब चाहे वो हुर्मुज है या मंदब, मेरे ख्याल में एडमिरल सईद साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा जानते हैं इस चीज को कि नेवल का प्रॉब्लम ये नहीं होता कि आपने मुकम्मल ब्लॉकेट कर दिया, 2-4 जहाज 5 जहाज गुजर जाते हैं, लेकिन क्या 130 जहाज जो गुजरते थे रोजाना, क्या वो गुजर रहे हैं? तो द आंसर इज नेगेटिव। इसी तरह मंदब के ऊपर बात कर लें तो 2024 के अंदर 3 अमेरिकन वेसल्स जो थे उनको निशाना बनाया गया था, और ये ड्रोन्स के जरिए, कामिकाज़ी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया था। इफ यू रिमेंबर साहिबा, तो आपको याद होगा कि अब्राहम लिंकन के ऊपर पूरा ईरानियन ड्रोन चक्कर लगा के आ गया, पूरी फिल्म बनाई, पूरी वीडियो वायरल हुई और उनके जहाजों को पता भी नहीं चला। तो ये कितनी अजीब बात थी। इसका मतलब यह है कि मादी के अंदर भी मंदब के ऊपर हमला होता रहा, और हमले जो है वो क्या करते हैं कि जो ट्रैफिक होती है उसको रोक देते हैं। उसके अंदर फिर जो प्रोटेक्शन एंड लायबिलिटी क्लब है, यू आर अ बैंकर सो यू नो वेरी वेल कि जब इंश्योरेंस नहीं मिलेगी तो इंश्योरेंस कंपनियां, तो फिर या तो एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा जिससे फ्रेट कॉस्ट के अंदर इजाफा हो जाएगा, जिसके अंदर आपको बहुत हाई रिस्क के ऊपर काम करना पड़ेगा और कीमतों में इजाफा हो जाएगा। और फिर दूसरा रूट ये है कि आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ऊपर केप ऑफ गुड होप से जरिए वहां आगे चलें, तो वो आपको पता है फ्रेट में भी बढ़ जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है मंदब की, 2 इसके अंदर जो 3 टर्मिनल्स बुनियादी तौर पे सऊदी अरब के हैं, तो उनमें से 2 का रुख खुलता है अपना हुर्मुज की जानिब और एक का खुलता है यम्बो की जानिब, जो कि बाबुल मंदब के साइड के ऊपर है। मादी के अंदर यह होता रहा कि हुर्मुज के अंदर जब बंद हुआ तो ईरान ने अपना सऊदी अरब ने अपना 75% जो तेल था 1200 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन थी उसके साथ कनेक्ट करके डाइवर्ट कर दिया, और ये सारा यम्बो पे चला गया। अब जो सूरत हाल अगर यहाँ बंद हो जाती है तो फिर तो सऊदी अरब इज इन ग्रेट ट्रबल। हाउएवर आई बिलीव कि अब जो मामला जो कि खास तौर पे मोमिनी साहब आए हैं, जहां वो दीगर अमूर के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं जिसके अंदर दहशत गर्दी का आंसर है, तिजारत के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, उसके अंदर एक आंसर ये भी है कि उनके साथ बात की जाए कि जो इस्लामाबाद एकॉर्ड है उसको आगे लाया जाए। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद एकॉर्ड की कोई हैसियत नहीं है, आई टोटली डिसएग्री विद देम। उसकी वजह यह है कि दुनिया में और कोई एकॉर्ड इसके अलावा मौजूद नहीं है और कोई फ्रेमवर्क है नहीं है, ना ईरान का एतमाद किसी को हासिल है और ना अमेरिका का भरोसा। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री आई थिंक, और जब भी ये बातचीत किसी भी बेल मंडेट चलती है तो ये पाकिस्तान का ही इस्लामाबाद एकॉर्ड का रेफरेंस लिया जाएगा। एंड आई बिलीव कि वो दिन बहुत करीब है जब तकरीबन 10 रोजा जंगबंदी मैं देख रहा हूँ। हाउएवर इसके अंदर यह है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर रही हैं, वो फतह की बात करना चाहते हैं। हालांकि आई वुड सजेस्ट ईरान कि उनको फतह की जरूरत नहीं है, उनकी फतह क्या है वो पूरी दुनिया जानती है, और अमेरिका कितना जीता है ये अमेरिका को खुद भी मालूम है। उनका मीडिया काफी है डोनाल्ड ट्रंप के लत्ते लेने के लिए, इसलिए जो इस टाइम पर सूरत हाल है उसको फतह और हार के अंदर नहीं बल्कि मेरे ख्याल में कोई मीनिंगफुल एंड की तरफ लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एजाज साहब, आपने बात सुनी अब्दुल्ला गुल साहब की। अब बात वही वाली बात है कि जी पहले भी हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो मीडिएटर है, उसकी काविशें सबके सामने हैं, दुनिया के भी सामने। लेकिन अगेन हम पहले भी ये बात कर रहे थे जब ये बात हो रही थी सारी स्विट्ज़रलैंड में, जब ये मुआहदा हो रहा था कि गारंटी कौन देगा, अब ईरान की कौन देगा, अमेरिका की कौन देगा और मिस्टर ट्रंप की कौन देगा, कि जिस तरह के उनके होशरुबा बयानात आ रहे थे। तो अभी भी आपको लगता है कि अब अगेन कोई मुआहदा होगा, और अगर होगा तो वो किस हद तक कायम रहेगा? आप क्या समझते हैं? नहीं साहब, मेरे ख्याल में किसी नए मुआहदे की ज़रूरत नहीं है। जो अरेंजमेंट ऑलरेडी इन प्लेस थी और जिसकी वर्किंग लेवल या एक्सपर्ट लेवल डेलिब्रेशंस हो रही थी, उसी को फर्दर जो है एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे इंश्योर की जाएगी? अच्छा, ये विदाउट अ गारंटर, देखिए ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जिसमें जंग ने या पूरे तनाज़े ने मुख्तलिफ फेजेस में
मुख्तलिफ डायमेंशंस में टर्न लिए हैं। यानी आप ये देखिए कि जंग जिस बुनियाद पे शुरू हुई और उसके जो मेन उसको स्टार्ट करने वाला जो मुल्क था जिसके इमा पे फिर अमेरिका ने जंग में हिस्सा लिया, वो मुल्क मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और जिन मकासद के लिए जंग लड़ी गई वो मकासद पूरे नहीं हुए और अल्टीमेटली सारा फोकस उस मसले पे आ गया जो जंग के नतीजे में शुरू हुआ था। यानी आपने हुर्मुज़ के ऊपर ही अब सारी बातचीत हो रही है ना, या उसके जो गिर्द आप समझिए कि पूरी चीज़ों को रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो असल मसला जो मसला फ़लस्तीन है वो वही का वही है। इजराइल का जो एम्बिशियस प्लान है वो अपनी जगह मौजूद है। तो उनकी गारंटी देना, फिर आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की बात की, तो गारंटर तो कोई भी नहीं बन सकता। सिर्फ उनके जो अपने मुफादात हैं वही लेवरेज है और वही ये इंश्योर करेंगे कि ये जिस तरह अपने मुफादात की वजह से वो आमादा हुए मुज़ाकरात पे, बल्कि अमेरिका ने ही इनिशिएट किए, और तो वो अपने मुफादात के तसलसल के लिए ही वो इसको इंश्योर करेंगे कि ये पीस प्रोसेस चलता रहे। और आप देखिए कि तमाम तर काइनेटिक एप्लीकेशन के बावजूद दोनों अतराफ ने उस सीज फायर को ऑफिशियली उन्होंने एब्रोगेट नहीं किया। सीज फायर का डॉक्यूमेंट या सीज फायर की अरेंजमेंट वो अभी भी अपनी जगह कायम है, और दोनों अतराफ जो हैं वो बातचीत की जो है इंडिकेशन दे रही हैं, मैसेजिंग कर रही हैं। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस तमाम तर तबाही और रिसेंट जो डेविस्टेशन हो रही है और पूरे खिते में जो टर्माइल है, ये चीज़ें अल्टीमेटली मुज़ाकरात की रिवाइवल से ही सेटल होंगी। इसके नतीजे में जो अमन आएगा वो पायदार कितना होगा, मुस्तकिल तो नहीं हो सकता। मुस्तकिल के सोचना या कहना तो मेरे ख्याल में विशफुल है। वो फ्रेजाइल होगा, उसकी ड्यूरेशन की यानी उसकी क्या कहते हैं, उसकी तवील उम्र की हम दुआ कर सकते हैं। सही। अहमद सईद साहब ये बताइएगा, अभी उन्होंने आपने बात सुनी, एवीएम साहब भी यही फरमा रहे थे कि जी गारंटर तो कोई नहीं बन सकता, बहुत तनाव की सी कैफियत है। ज़ाहिर है खलीजी ममालिक की तरफ से बड़ी सख्त अल्फाज जो हैं इख्तियार किए गए हैं। तो आपको लगता है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा, OIC या जो दीगर आलमी ताकतें हैं वो मौजूदा बहरान में कोई मौसर सफारती किरदार अदा करने की सलाहियत रखती हैं, या सूरत हाल अब उनके दायरे असर से निकल चुकी है? जी साया, मैं तो ये समझता हूँ, देखिए सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त ये गारंटर का ही है, और उसमें ट्रस्ट पैदा करना कि जो बात की जा रही है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा इशू है। और इसको अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनके यहाँ ज़्यादा इसलिए नज़र आता है कि आप देखें JCPOA जो है वो एक्सक्यूज मी, JCPOA जो है वो तकरीबन P5+1 के साथ किया गया था। तो जब P5 जो है वो भी और +1 जर्मनी जो है, वो सारा मुआहदा एक प्रेसिडेंट ने उठा के एक यकजुम्बश कलम से उठा के एक साइड पे फेंक दिया। उसके बाद लास्ट ईयर जून में जब ये मुआहदा दोबारा तय पा रहा था और फिर दोबारा ये वॉर शुरू हुई, तो उसमें भी इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अब भी इस वॉर से पहले आप देखें तो 25-26 फरवरी की रात तक तो सब चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी, और टीमों ने जेनेवा जाना था, वहां पे अकॉर्ड तो साइन करना था। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में इस वक्त जो है जो मैकेनिज्म्स हम देख रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी है, OIC है, ये सारे हैं, तो ये बहुत ही इररिलेवेंट हो चुके हैं, और उनकी जो उनकी तरफ से जो बातें होती हैं बड़ी एक करसरी सी हैं, और उसके अंदर बातचीत आगे बढ़ नहीं पाती। तो मेरे ख्याल में तो ये अब इस वक्त भी जो मुआहदा है और उसको आगे बढ़ाना है, तो ये बायलैटरल ही एक मुआहदा है जिसको आगे लेके चलेंगे, और उसके अंदर जो सालसी का किरदार है वो ज्यादा मजबूत होगा, और उस हवाले से मैं समझता हूँ ये आगे बेहतर चलेगा। सही। रिजवान साहब ये बताइएगा कि हम आबनाए हुर्मुज़ जब बंद होता है तो हम तेल और मईशत की बात तो करते हैं, लेकिन अगर खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार रहती है तो जो लाखों पाकिस्तानी मेहनत कश हैं, तरसीलात ज़र हैं और जो रोज़गार के
मौके हैं उन पर भी बहुत मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं और हुए भी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? शर्मा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमें इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा अपनी, बिल्कुल ठीक है हमारी हमदर्दियाँ या ज़्यादातर अवाम की हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं, लेकिन ईरान में IRGC की जो एक इनकलाबी सोच है वो ऐसे डोमिनेट की है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। मैं समझता हूँ उसके ऊपर काविश ये करनी चाहिए थी जो उनके सियासी रहनुमा हैं, जो उनकी सोच है, सोच उनसे मुराद ये थी, वो चाह रहे थे चलें एग्रीमेंट हो गया है, लेट्स मूव ऑन, हमारे एसेट्स डीफ्रीज हो गए, गल्फ कंट्रीज में दीगर जो उनके साथ इंटरेक्शन है वो कंटिन्यू करें। पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा एक चंक आता है $40 बिलियन तक का, वो पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर से भेजता है और उसमें भी बड़ा चंक जो है वो मिडल ईस्ट से आता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को तो डबल धचका लगा। पहला धचका तो ये लगा कि एनर्जी सप्लाईज पाकिस्तान की जो है वो डिसरप्ट हो गई। दूसरा धचका ये लगा कि पाकिस्तानी अवाम जो वहाँ पे मिडल या गल्फ कंट्रीज में हैं, उनके लिए जो मौके थे वहाँ पे अपने घरों में पैसे भेजते थे, मुल्क में पैसे भेजते थे, वो भी कम हो गए। अच्छा, अब ये देखें इस सारे अमल के दौरान अगर ऐसा होता कि वो एक सीज फायर कंटिन्यू हो जाता, जो कि मैं समझता हूँ हो जाना चाहिए था। कभी जंग जब होती है उसमें टॉलरेंस दिखानी पड़ती है, और हमारे पैनल में दो जो प्रोफेशनल मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए इस टाइम, वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सम टाइम रेस्ट्रेंट का मतलब वीकनेस नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि हमने इस टाइम इस मरहले में से गुजरना है। आप ये देखें जितना नुकसान ईरान का मुआशी तौर पे हो चुका है, उसका मुआशरती तौर पे भी, वो अमेरिका जो चाह रहा था कि यहाँ पे 5-7 दिन के अंदर चेंज हो जाएगा, वो नहीं चेंज होगा, ना हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है अभी इसी तरह जैसे वेव ऑफ अटैक्स आफ्टर अटैक्स चलता रहा, तो अवाम का एक हौसला होता है, एक सब्र होता है। अगर वो उकता गए तो इंटरनल चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, और उस तरह की चीज में समझता हूँ कि ईरान के जो लीडरशिप है, इनकलाबी सियासी, दोनों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ, हमें समटाइम्स ऐसा करना पड़ता है। पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर भारी जिम्मेदारी ये आ गई है कि पाकिस्तान में जो मैसेजिंग हो रही है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान दोबारा से चाहेगा कि सीज फायर हो जाए वंस अगेन। साइमा, अभी जो हुकूमत कोशिश कर रही है कि दोबारा से एनर्जी के ऊपर कर्टेल किया जाए, एनर्जी की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, सारी बातें मजबूरी है। उसके ऊपर आप देखें हम कितने अनपॉपुलर हो रहे हैं अपने इंटरनल मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया में एक क्राइसिस है, तो लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर देयर इज अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी वंस अगेन। बिल्कुल। अब जी अब्दुल्ला साहब ये बताइएगा कि अब इस मौजूदा सूरत हाल में तो सबसे अहम सवाल ये है कि क्या खित्ता जो है सफारतकारी मुज़ाकरात और सियासी हल की तरफ बढ़ेगा, या मशरक़ वस्ता एक वसी जंग के दहाने पर खड़ा है। हम हमेशा पिछली जंग में भी बात जब कर रहे थे तो हम कहते थे क्या बूट्स ऑन ग्राउंड आप देख रहे हैं, तो पहले तो इसके कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी, और आपने भी एक आधी दफ़ा यही कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है बूट्स ऑन ग्राउंड। अब आपको सूरत हाल कुछ तब्दील होती नज़र आ रही है? नहीं, क्या तब्दील हो जाएगा? क्या अमेरिका ने क्या उखाड़ लिया है, पहले तो ये पता चले ना जी कि अमेरिका ने, अगर देखें, अगर हम सिर्फ ईरान के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि जी ईरान को ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, अमेरिका को क्या नुकसान हुआ तो है जरा वो देखें। F-35 उनके, जो कि मेरे ख्याल में अनटचेबल जहाज थे, वो गिरना शुरू हो गए। F-15 जिसको कभी हादसा पेश नहीं आया, वो गिर गए। उनके ब्लैक हॉक गिर गए, उनके KC-135 गिर गया, उनका जो फ्यूलर थे उनको तबाह कर दिया, उनके 2 USS एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे अब्राहम लिंकन, जेराल्ड फोर्ड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उनकी एक नेवल वेसल को, जो सबमरीन थी, उसको भी सुना है कि टारगेट किया गया है। तो उनके जो A-10 थंडरबोल्ट जहाज थे वो भी उनको नुकसान पहुंचा, और सबसे बढ़कर अमेरिका दुनिया में तनहा हुआ। आज नेटो कहाँ खड़ा है, आज यूरोपियन यूनियन कहाँ खड़ी है, आज अमेरिका के जो एलाइज अरब ममालिक थे उन्होंने क्या किया दौरान जंग, सऊदी अरब ने और कतर ने, दोनों ने दिफाई मुआहदात जाके कर लिए। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड के ऊपर USS ट्रिपोली के ऊपर उन्होंने 5000 मरीन्स को भेजा, साथ 82nd एयरबोर्न डिवीजन को भी भेजा। उससे पहले जो उनका आर्मी चीफ था, 41st आर्मी चीफ, उसको भी जो है निकाल, रैंडी जॉर्ज गालिबन उसका नाम था, रैंडी जॉर्ज को उन्होंने निकाल बाहर किया। उसके बाद जो बंदा लाए उसको कहा कि जनाब ये जो बंदा है ये बड़ा जबरदस्त है, हैंड पिक्ड आदमी है, 82nd एयरबोर्न डिवीजन भी जो है वो कमांड कर गया है।
तो उसने भी 82nd एयरबोर्न डिवीजन को बूट्स ऑन ग्राउंड के ऊपर इजाजत नहीं दी। इसका मतलब यह है कि अंदर अमेरिका के हालात भी कोई साजगार नहीं नजर आ रहे। दूसरी जानिब थॉट मिसाइल है, थॉट मिसाइल टोटल साल में 250 बना सकते हैं वो, अगर फुल कैपेसिटी के ऊपर चलाएं 250 तो वो मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर खत्म कर देते हैं। मसला यहाँ ये नहीं है, मसला यहाँ है कि कोई विनर और लूजर की बात नहीं हो रही। मसला ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फैलेगा तो इससे जो मुआशी सतह के ऊपर नुकसान है वो तो मेरे ख्याल में आप कहेंगे कैटास्ट्रोफिक है। जो दूसरी जानिब इसका नुकसान है बूट्स ऑन ग्राउंड, इस गर्मी के महीने में आप मुझे बताएं ये जुलाई के महीने के अंदर अमेरिका अपनी फौजें निकालेगा। ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर है, चॉकलेट की जिस तरह से गर्मी में चॉकलेट पिघलती है अमेरिकी पिघल जाएंगे। ये जाएंगी बात नवंबर के अंदर। जब नवंबर के अंदर मौसम होगा तो उस टाइम पे मिड टर्म इलेक्शन हो रहा होगा, और मिड टर्म इलेक्शन के अंदर तारीख ये रही है कि अमेरिका के अंदर हुकूमती पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट के ऊपर बात जा सकती है क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनको जो सपोर्ट हासिल थी वो आज नहीं है। जो उनके अपनी पार्टी रिपब्लिकन आज उनके वेरी हो गए हैं। मुश्किलात में इजाफा हो रहा है अमेरिका के लिए भी। लेकिन हाउएवर इसके अंदर फिलहाल बूट्स ऑन ग्राउंड मैंने तो छोड़े, आप जेडी वेंस की बात सुन ले, उसने कहा 1.5 लाख ट्रूप्स, इनको 5 लाख ट्रूप्स उतारने पड़ेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर हमारे दोनों ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनको पता है कि जनरल वेस्टमोरलैंड जो कि उस टाइम पे फोर्सेस कमांड कर रहा था वहां वियतनाम के अंदर कहता था कि मुझे मोर ट्रूप्स दे दो और मुझे मोर रिसोर्सेज दे दो, मैं ये जंग जीत सकता हूं। और अगले दिन उनको वहां से भागना पड़ा था 5 लाख ट्रूप्स के साथ। तो ये दिस वॉर इज गोइंग टू गो इनटू ये जो एक टेररिज्म वेव के अंदर चली जाएगी, जो पूरे खित्ते के जितने भी रीजनल प्रॉक्सीज हैं, जो कि जितने स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जितने जो जिहादी एलिमेंट हैं वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और उसके बाद मशरिक़ वस्ता में तो कुछ बचता नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। नाज़रीन इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। साइमा सुखेरा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।